दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको ज़ारा नाम की एक लड़की की कहानी सुनाने जा रहे हैं। ज़ारा कहती है, रात के 10 बज चुके थे जब पापा घर में आए और मम्मी से बोले, जल्दी करो बेटी पे लाल दुपट्टा डाल दो, उसकी शादी मैं एक करोड़पति इंसान से करने जा रहा हूँ। मम्मी ये सुनकर एकदम से हैरान हो गई और बोली, क्या कह रहे हो शाकिर, दिमाग तो ठीक है ना तुम्हारा। पापा गुस्से में मम्मी को बोले, बकवास बंद करो और जो कह रहा हूँ वो करो, वरना मैं तुम्हें ही तलाक देकर छोड़ दूंगा। इतना सुनते ही मम्मी चुप हो गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि पापा ये क्या कह रहे हैं। फिर थोड़ी ही देर के बाद हमारे घर का दरवाजा बजा। दरवाजे की दस्तक सुनते ही पापा बोले, लगता है हमारी बेटी की बारात आ गई। वो दरवाजा खोलने के लिए जैसे ही गए वैसे ही मम्मी मेरे पास भाग कर आई और बोली, ज़ारा मेरी बच्ची, घर से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा बाप तुम पे जुल्म करेगा। ये सुनकर ज़ारा कहती है कि मैं कम उम्र की थी, इतनी हिम्मत नहीं थी कि एकदम से घर छोड़कर चली जाऊं। मम्मी मेरे सामने हाथ जोड़ने लगी और बार बार यही कह रही थी कि तुम चली जाओ वरना कुछ गलत हो जाएगा। मैं बोली, मम्मी मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। मेरी ये बात सुनकर मम्मी ने मुझे सीने से लगा लिया और खूब जोर जोर से रोने लगी, इसलिए मैंने भी रोना शुरू कर दिया। फिर मैंने देखा कि पापा के साथ कुछ लोग घर में आए। फिर पापा बोले, आसिफ साहब, ये है आपकी कमसिन और खूबसूरत दुल्हन। पापा मेरी तरफ ऐसे इशारे कर रहे थे जैसे कोई दुकानदार अपनी चीज को बेचने के लिए ग्राहकों को लुभाता है। तभी मैंने थोड़ा सा नजर उठा के देखा तो नज़ारा बड़ा ही डराने वाला था। मैंने देखा कि पापा ही की उम्र के मेरे सामने कुछ आदमी खड़े थे और उन सब के साथ एक मौलवी साहब भी थे। फिर पापा बोले, मौलवी साहब, निकाह पढ़ाने का काम शुरू करें। तभी मम्मी ने उन्हें रोकना चाहा तो पापा ने आगे बढ़ के उन्हें थप्पड़ मार दिया। मेरी सांस मानो तो जैसे ही गले में अटक गई। फिर मैंने देखा कि पापा के साथ खड़े हुए लोगों ने मौलवी साहब को अपनी जेब में पड़ी हुई कोई चीज दिखाई तो मौलवी साहब एकदम से डर गए, शायद उनके जेब में गन वगैरह थी। देखते ही देखते उन्होंने जल्दी से निकाह पढ़ाना शुरू कर दिया। असली झटका तो मुझे तब लगा जब मालूम हुआ कि उन मर्दों में से मेरा होने वाला दूल्हा वो है जो देखने में सबसे ज्यादा खतरनाक लग रहा है। वो तो मेरे को मेरे पापा से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। मैं समझ गई कि आगे मेरे साथ क्या सुलूक किया जाएगा। मेरे बापी की तरह ये भी आदमी मुझे सुबह शाम मारेगा। जैसे ही शादी हो गई वैसे ही ससुराल जाने की जल्दी की जाने लगी। मेरा तो डर के मारे दिल बैठा जा रहा था। तभी मम्मी ने मुझे गले से लगाया और मेरे कान के पास आकर बोली, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें इस दरिंदे से बचा नहीं सकी, मुझे माफ कर देना मेरी बेटी। मैं इस समय इतनी डरी हुई थी कि मेरे हलक से आवाज तक नहीं निकल रही थी। जैसे तैसे मैं ससुराल जाने के लिए निकल गई। मुझे एक बड़ी सी गाड़ी में बिठा दिया गया। फिर मेरे साथ मुझसे 3 गुनी उम्र वाला दूल्हा आकर बैठ गया। वो बोला, ज़ारा, अब तक तो तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि मेरा नाम आसिफ है। फिर उसने कहा, मैं तुम्हें बहुत खुशियां दूंगा, इसलिए तुम्हें खुश होना चाहिए। अपनी बेवकूफ माँ की बातों को सोचकर तुम दुखी मत हो। मैं उसकी बातों को सुनकर बस चुपचाप बैठी हुई थी। तभी गाड़ी थोड़ी देर के बाद एक महल जैसे बड़े घर के सामने रुकी। मैं जैसे ही गाड़ी से उतरी वैसे ही नौकरों की एक लंबी लाइन लग गई। वो सभी हमारे वेलकम के लिए आए थे। मैं ये सभी चीजें देखकर बड़ी हैरान थी। मैं और आसिफ जैसे ही घर के अंदर हॉल में गए तो एक लड़के ने हमारा ताली बजाते हुए स्वागत किया। उसके ऐसा करने से आसिफ, जो कि अब मेरा पति बन चुका था, वो एकदम से गुस्सा हो गया। तभी वो भी लड़का गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, मेरी माँ को मारकर शादियों पे शादियां कर रहे हो। तुम समझते हो कि इस तरह से तुम्हें सुकून मिल जाएगा? तुम्हें तो मरने के बाद भी सुकून हासिल नहीं होगा। ये देखने के बाद मैं और ज्यादा डर गई। तभी आसिफ ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे सजाए हुए कमरे में ले गया। मैं तो आसिफ का कमरा देखकर हैरान रह गई। ये कमरा हमारे पूरे घर जितना बड़ा था। तभी मुझे आसिफ ने इशारा किया तो मैं जल्दी से बेड पे बैठ गई। वो भी मेरे साथ ही आकर बैठ गया और बोला, ज़ारा तुम बहुत खूबसूरत हो। और उसके मुंह से अपनी तारीफ सुन के मेरा ऐसा मन कर रहा था कि मैं अपना पूरा चेहरा अपने ही नाखूनों से नोच लूं, अपनी जो खूबसूरती है उसे पूरी तरह से मिटा दूं, इतनी ज्यादा बदसूरत हो जाऊं कि ये आदमी मेरी तरफ देखे भी ना। मैं अपने मन के अंदर यही सोच रही थी कि मैं एक ही रात में कितनी बड़ी हो चुकी हूँ। पहले तो मुझे कुत्तों से भी डर लगता था, लेकिन अब मेरे सामने इतना खतरनाक और अनजान इंसान बैठा हुआ है जो न जाने कितने पैसे में मुझे मेरे बाप से खरीद के लाया है। फिर आसिफ बोला, ज़ारा, काश मैं तुम्हारी खूबसूरती का फायदा उठा सकता। मुझे उसकी मुंह से अपनी तारीफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने आसिफ का ध्यान भटकाने के लिए बोली, बाहर वो जो लड़का था जो चिल्ला चिल्ला के बात कर रहा था, वो कौन है? मैंने देखा उसके बारे में पूछते ही आसिफ का चेहरा गुस्से जैसा होने लगा। इसी हालत में वो बोला कि वो मेरा बेटा है। कुछ साल पहले उसकी माँ हार्ट अटैक से मर गई। उस समय मैं घर में नहीं था, गाड़ी भी मेरे पास ही थी।
इसी वजह से उस बेचारी को हॉस्पिटल पहुंचाने में देर हो गई और उसकी मौत हो गई। और उसी दिन से मेरा बेटा सलमान मुझसे नफरत करता है और मुझे अपनी माँ की मौत का जिम्मेदार मानता है। मेरी एक बात कान खोलकर सुन लो, सलमान मेरा बेटा है, इस नाते से वो तुम्हारा भी बेटा है। तुमको अपने आप को सलमान की माँ बनकर देखना है। मुझे आसिफ की ये बात सुनकर अंदर ही अंदर हंसी आई, क्योंकि उसका बेटा तो मुझसे भी 3-4 साल बड़ा था। फिर थोड़ी देर बाद आसिफ ने मुझे एक नया कपड़ा दिया और बोला इसे पहन लो। उसने कहा घबराओ मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। ये सुनकर मैं उसे हैरानी भरी नजरों से देखने लगी। तभी थोड़ी देर चुप रहने के बाद आसिफ बोला, ज़ारा मैं 3 दिन बाद मर जाऊंगा। मैं अपने पीछे करोड़ों की दौलत छोड़कर जाऊंगा। मैं ये जायदाद अपने बेटे को नहीं देना चाहता, क्योंकि वो अच्छा नहीं है। उसका उठना बैठना बुरे लोगों के साथ है। मुझे ऐसा लगता है वो मेरी मेहनत से कमाई हुई दौलत को बर्बाद कर देगा। इसीलिए मैं अपनी करोड़ों की जायदाद तुम्हारे नाम करना चाहता हूँ, लेकिन मेरी एक शर्त है। मैंने घबराते हुए पूछा, क्या शर्त है? आसिफ ने कहा कि जब मैं मर जाऊंगा तो तुम अपने थोड़े से बाल काट कर मेरे कफन के नीचे रख देना। अगर तुम ऐसा कर लोगी तो मेरी सारी दौलत तुम्हारे नाम हो जाएगी। ये सब बातें सुनने के बाद मैं तो बस आसिफ को देखती ही रह गई। मुझे लगा ये कैसी अजीब अजीब बातें कर रहा है। जब आसिफ ये सारी बातें करके कमरे से बाहर चला गया तो मैंने भी उठ के नया वाला कपड़ा पहन लिया और सोने के लिए लेट गई। लेकिन अब मेरा दिमाग बड़ी तेजी से काम कर रहा था। मैंने सोचा अगर सच में आसिफ मर जाएगा और अगर उसकी सारी जायदाद मेरी हो जाएगी तो मेरी तो जिंदगी बन जाएगी। मैं अपनी मम्मी को भी यहीं पे ले आऊंगी और अपने जुल्मी बाप से उन्हें छुड़ा लूंगी। रही बात आसिफ के बेटे सलमान की, तो उसे भी प्रॉपर्टी में से कुछ हिस्सा दे दूंगी, क्योंकि उसका भी हक बनता है। मैं ये बातें सोचते सोचते सो गई। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बहुत ज्यादा शोर शराबा हो रहा था। मैं जानने के लिए कि आखिर क्या हुआ, खिड़की के पास जाके खड़ी हो गई और मैंने जब खिड़की का हल्का सा पर्दा हटाकर देखा तो पता चला आसिफ और उसका बेटा सलमान किसी बात पे आपस में लड़ रहे थे। बहस करने के बाद आसिफ कमरे की तरफ आने लगा। मैं फिर झट से जाके बेड पे बैठ गई कि कहीं उसको न लगे कि मैं उसकी जासूसी कर रही हूँ। कमरे में आने के बाद वो बोला, ज़ारा तुम जानती हो ना कि मैं मरने वाला हूँ, इसीलिए मैं घर से बाहर जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ बाहर के जो भी काम है उसे निपटा दूँ। मेरे को आते आते रात में थोड़ी देर हो जाएगी, लेकिन तुम्हें घबराने की जरा भी जरूरत नहीं है और ना ही मेरे बेटे सलमान से डरने की जरूरत है। अब ये घर तुम्हारा भी है, जहाँ मर्जी चाहे वहाँ पे उठो बैठो। आसिफ ये बातें कह के घर से निकल गया तो मैंने भी उठ के मुंह हाथ धोया और कमरे के बाहर निकल कर आई। मैंने देखा घर के हॉल में एक बड़ा टीवी लगा हुआ है, तो मैं टीवी देखने के लिए सोफे पे जाके बैठ गई। तभी मैंने देखा आसिफ का बेटा सलमान आया और वो मेरे सामने बैठ गया। फिर वो बोला, ज़ारा मैडम, क्या आसिफ के साथ शादी तुमने अपनी मर्जी से की है? सलमान के मुंह से इस तरह की बात सुनने के बाद मैं हक्का बक्का रह गई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो डायरेक्ट इस तरह की बात करेगा। तभी मैं डरते डरते बोली कि सलमान तुम अपनी माँ का नाम मत लो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मेरी ये बात सुन के सलमान जोर जोर से हंसने लगा। हंसते हंसते जब वो थक गया तो बोला, ज़ारा तुम मुझसे छोटी हो, मेरी माँ नहीं हो। उसके ऐसा कहते ही मैं चुप हो गई। फिर वो बोला कि मैं जानता हूँ कि आसिफ ने तुम्हारे साथ भी ये शादी पैसे के जोर पर की होगी, लेकिन अगर तुम इस आदमी से बचना चाहती हो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। उसकी ये बात सुनने के बाद मैंने मन में सोचा कि आसिफ तो खुद ही 2-3 दिन में मरने वाला है, तो मुझे इसके हेल्प की क्या जरूरत है। वैसे ही मेरा छुटकारा जल्दी बुढ़े से हो जाएगा। सलमान ने मुझे फिर टोका और कहा, बताओ मदद चाहिए? मैं बोली, नहीं शुक्रिया, तुम अपनी मदद अपने पास रखो। इतना कह के मैं वहां से उठ के अपने कमरे में चली आई। जैसे तैसे 3 दिन गुजरने के बाद जब अगले दिन मैं सुबह उठी तभी मैंने सुना कि एम्बुलेंस का सायरन बज रहा है। मैं दौड़ती हुई बाहर देखने गई कि आखिर क्या हुआ, तो बाहर का नजारा देखकर मैं हक्का बक्का रह गई। एम्बुलेंस में आसिफ की लाश आई थी। उसकी लाश को देखते ही मेरा दिल परेशान होने लगा। मैं बार बार बस यही सोच रही थी कि इसे अपनी मौत का पता आखिर कैसे था। जो दौलत मुझे मिलने वाली थी उसे लेकर मैं खुश भी थी, लेकिन ये जो पूरा मामला हुआ था उसकी वजह से डर भी लग रहा था। तभी जब आसिफ का जनाजा जाने वाला था, अचानक से मेरे को ध्यान आई आसिफ की बात। तो उसने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो अपने थोड़े से बाल काट कर मेरे कफन में रख देना, तभी मेरी सारी दौलत तुम्हारी हो पाएगी। ध्यान आते ही मैं जल्दी से अपने कमरे में गई और अपने थोड़े से बाल काटे और रोने की एक्टिंग करते करते मैं उसकी लाश के पास गई और चुपके से अपने बाल को उसके कफन में डाल दिया। फिर थोड़ी देर के बाद उसका जनाजा चला गया। धीरे धीरे सभी रिश्तेदार और पड़ोसी भी चले गए। मैं अंदर ही अंदर जायदाद को लेके बहुत खुश थी। देखते देखते शाम हो गई और फिर रात में सोने का समय हो गया। जैसे ही मैं सोने के लिए अपने बेड पे लेटी तभी मैंने देखा कि खिड़की से मुझे कोई देख रहा है।
अचानक से फिर मैंने सुना कि कोई खिड़की को खटखटा रहा है। मुझे लगा नौकर या आसिफ का बेटा सलमान होगा, लेकिन मैंने दिल में सोचा कि ये लोग खिड़की क्यों खटखटाएंगे, इन्हें तो दरवाज़ा खटखटाना चाहिए। फिर भी मैं डरते हुए खिड़की को खोलने गई। खिड़की खोलते ही बाहर का नज़ारा देखने के बाद मानो मेरे पैर के नीचे से ज़मीन खिसक गई हो। मेरी सांस बस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मैंने देखा कि मेरे सामने आसिफ खड़ा था। अचानक से मुझे बहुत ज़्यादा डर लगने लगा, क्योंकि मैंने उसे अभी कुछ ही घंटे पहले कफन में देखा था और अभी मेरे सामने ऐसे खड़ा है मानो बिल्कुल जिंदा हो। तो दोस्तों, आज की इस कहानी को यहीं पे रोकते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है और आप